न जाने हमारा इतिहास किस कदर ज़मीं पर आया है, देश का किसान प्रदर्शन करने आज राजधानी आया है। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ नैन्सी एंड वेलकम टू नॉलेज बाइट्स। आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जानने का अधिकार देश की हर एक उस नागरिक को है जो अन्न खाता है और अन्न के बारे में समझता है। अर्थात आज हम लोग बात करेंगे फार्म बिल्स के बारे में, फार्म बिल्स 2020 के बारे में, जिसे लेकर किसानों के द्वारा 10 से 15 दिन से पिछले क्या चल रहा है, बहुत विरोध चल रहा है। और ये विरोध क्यों चल रहा है, ऐसा क्या किया गया है, सरकार के खिलाफ विरोध चल रहा है, तो ऐसा क्या किया गया है सरकार के द्वारा, या सरकार ने ऐसे कौन से नियम या कानून लेकर आए हैं जिनसे किसान खफा हैं और वो इस कदर विरोध अपना प्रदर्शन जो है वो दर्ज कर रहे हैं। तो ये बात शुरू होती है 5 जून 2020 को सरकार के द्वारा लाए गए एक अध्यादेश से। अध्यादेश क्या होता है, देश में किसी भी कानून को लागू करने के लिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए उस कानून का एक बिल आता है जिसे सबसे पहले लोकसभा व राज्यसभा से, पार्लियामेंट के 2 सेशन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे क्या करना पड़ता है, इनसे उन्हें उस बिल को पारित करवाना पड़ता है। फिर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो जो है कानून की शक्ल में आता है। लेकिन यदि किसी कारणवश सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति ये अध्यादेश ला सकता है और 6 माह के भीतर क्या करना पड़ता है, फिर इसे इन सदनों से पारित करवाना पड़ता है। तो जब बहुत इमरजेंसी की स्थिति होती है, यानी कि जनता के लिए इमरजेंसी की स्थिति में उसकी भलाई के लिए कोई ऐसा कानून बनाना पड़ता है, तब ये अध्यादेश जारी किया जाता है और ये राष्ट्रपति कर सकता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। तो कोरोना काल की स्थिति में पता नहीं किसानों की कितनी भलाई के लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं कि कोरोना काल में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तब ही राष्ट्रपति के द्वारा क्या लाया गया, 5 जून 2020 को अध्यादेश लाया गया। और इसी कड़ी में 20 सितंबर 2020 को इस अध्यादेश के अंतर्गत ये जो बिल थे उन विधेयक को क्या कर दिया गया, पारित करवा दिया गया। अब विधेयक जो पारित होता है लोकसभा और राज्यसभा से होता है, लेकिन राज्यसभा में पास होने के दौरान, पारित होने के दौरान यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो विधेयक थे वो ध्वनि मत से पास हुए, ध्वनि मत से पास हुए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो विपक्ष था उसका विरोध प्रदर्शन भी दर्ज नहीं किया गया। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का अर्थ ये है कि जब भी कोई विधेयक लाया जा रहा है, अर्थात कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उस पर सरकार व विपक्ष के मध्य क्या होगी, चर्चा परिचर्चा होगी, तर्क वितर्क होंगे कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या सुझाव कर सकते हैं या क्या अच्छा है, इस सब के रिलेटेड चर्चा होती है। तो वो विपक्ष का जो विरोध प्रदर्शन था वो भी राज्यसभा में क्या कर दिया गया, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, नदारद माना गया और ध्वनि मत से इन विधेयक को पारित कर दिया गया। अब ये जो 3 विधेयक हैं जो किसानों के लिए लाए गए हैं सरकार के द्वारा, जिन्हें किसानों के पक्ष में एक मील का पत्थर बताया जा रहा है, वो विधेयक क्या है। पहला जो विधेयक है वो है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक, अर्थात द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। नाम काफ़ी लंबा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है पहला विधेयक। इसमें क्या बताया गया, इसमें 2 मोटी मोटी बातें सरकार के द्वारा कही गई हैं, जो उसमें कहा गया है कि 1 नेशन 1 मार्केट कर देंगे हम। 1 नेशन 1 मार्केट होने का मतलब ये है कि अब एक राज्य का किसान जो है वो अपनी उपज को किसी दूसरे राज्य में क्या कर सकता है, बेच सकता है। यानी कि बिहार का अगर किसान है, उसकी पैदावार जो है उसको यहाँ पर मार्केट प्राइस अपनी पैदावार का अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो जाके किसी दूसरे राज्य में बेच सकता है। उत्तर प्रदेश का किसान है, वो बिहार आकर बेच सकता है, मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र जाकर बेच सकता है। इस तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकते हैं। 1 नेशन 1 मार्केट होगा। अर्थात ये क्या कर रहे हैं, इंटर और इंट्रा स्टेट का यहाँ पर बैरियर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन अब किसानों पर नहीं रहेगा। लेकिन इस क्रम में एक बात और ये है कि किसानों पर कभी भी ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन कहाँ था ही नहीं। वो अपनी उपज को किसी भी तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकता था। और ये जो है 1976 में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने 1976 में पंजाब और हरियाणा इसकी क्या जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट ने एक फैसला लाया था। और 1977 में जो जनता दल थी, जनता दल की सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, उस प्रस्ताव में और इस फैसले में साफ साफ ये कहा गया था कि एक राज्य का किसान जो है वो दूसरे राज्य में अपनी फसल को बेच सकता है। अर्थात बिहार का किसान अगर मक्का किसी दूसरे राज्य में बेचना चाह रहा है तो वो बेच सकता है, वो बेचता भी है। ये बात है। दूसरी बात जो इसमें कही गई है, इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे,
प्राइवेट एपीएमसीज को इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि एपीएमसीज अर्थात एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज को हम जो है स्थापित करेंगे, यानी कि कृषि मंडियां स्थापित करेंगे। यहाँ एक बात और जान लेनी चाहिए कि किसान जो है वो अपनी फसल को जो भी वो उपजाता है उसको कैसे बेच सकता है। उसके 3 प्रावधान है। या तो वो क्या कर सकता है, किसी लोकल मार्केट में जाकर अपनी फसल को बेच दे, अर्थात कोई ऐसा किसान जिसके पास इतनी ज़्यादा फसल नहीं है कि वो जाके मंडियों में बेचे या सरकारी रेट पर बेचे, तो वो क्या कर सकता है, लोकल मार्केट में जाकर बेच देता है। दूसरा किसान के पास जो ऑप्शन है वो क्या कर सकता है कि ये जो कृषि मंडियां हैं, यानी कि ये जो एपीएमसीज हैं, उन एपीएमसीज में जाकर बेच दे। और तीसरा जो ऑप्शन है किसान के पास वो ये है कि वो जाके क्या कर दे, एमएसपी पर जाकर जो एफसीआई गोडाउन्स होते हैं, सरकारी जो गोडाउन्स होते हैं, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन्स होते हैं, उनमें जाकर अपनी फसल को बेच दे। ये 3 ऑप्शंस होते हैं। तो पहला तो हो गया लोकल मार्केट पर अपने आसपास के जो साहूकार हैं उनको बेच दे, या आसपास के व्यापारी हैं उनको बेच दे। दूसरा ये जो एपीएमसीज की बात है, एपीएमसीज क्या होती हैं, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मंडियाँ। तो क्या होता है, जब 1950 में क्या होता है, देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय किसानों की स्थिति बहुत डाउन थी और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए 1950 में सरकार के द्वारा जो है वो एपीएमसीज की स्थापना की गई। 1950s में सरकार के द्वारा जो है ये एपीएमसीज की स्थापना की गई। और एपीएमसीज की स्थापना करने के पीछे मकसद ये था कि जो किसानों का शोषण हो रहा है साहूकारों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, उससे उन्हें बचाया जा सके और डायरेक्ट वो जो है अपनी फसल क्या कर सके, बेच सकें। तो इन मंडियों में होता क्या है, इन मंडियों में किसान आता है, जो फार्मर होता है वो अपनी पैदावार लेकर आता है और उस पैदावार को क्या करता है, ये जो एपीएमसी मंडीज होती हैं, इन मंडियों में, यानी कि बड़ी बड़ी मंडियां जिनमें दुकानें लगी होती हैं, इनमें क्या बैठे होते हैं, इनमें बैठे होते हैं मिडिल मैन। इंग्लिश में आप इन्हें क्या बोलेंगे, मिडिल मैन, या फिर हिंदी में इन्हें बोला जाता है आड़ती, या फिर बिचौलिए भी बोला जाता है इन्हें। तो इन मंडियों में क्या बैठे होते हैं, आड़ती, बिचौलिए बैठे होते हैं, जो लाइसेंस्ड होते हैं, इनके पास लाइसेंस होते हैं प्रॉपर। तो ये किसान क्या करेगा, जैसे एक ट्रक उसके पास आलू है तो वो आलू लेकर आया और इन मंडियों में क्या करा, उसने आड़तियों को बेच दिया। उसके बाद ये जो आड़ती होंगे, ये आड़ती क्या करेंगे, अब जो ट्रेडर होगा, यानी कि जो होलसेलर हो गया या बड़ा व्यापारी हो गया, ये उनको बेच देगा, वो लोग इससे खरीद लेंगे आड़ती से। फिर ट्रेडर से कौन खरीदेगा, ट्रेडर से खरीदेगा रिटेलर, यानी कि जो छोटा दुकान वाला होगा। और रिटेलर से कौन खरीदेगा, जो कंज्यूमर होगा, यानी कि जैसे हम लोग। अब मुझे मान लीजिए 10 किलो आटा चाहिए, 10 किलो चीनी चाहिए, या मुझे 10 किलो दाल चाहिए, तो मैं किसान के पास जाऊंगी 10 किलो दाल लेने, 10 किलो आटा लेना। मैं किसके पास जाऊंगी, रिटेलर के पास। और वो रिटेलर किससे ले रहा है, बड़े जो दुकानदार हैं, होलसेलर कह सकते हो आप, ये ट्रेडर्स, उनसे। और वो ट्रेडर्स किससे ले रहे हैं, आड़ती से, और आड़ती ले रहा है इन किसान से। ये व्यवस्था चलती थी। लेकिन अब सरकार क्या कह रही है कि हम क्या कर देंगे, प्राइवेट एपीएमसी स्टैब्लिश करेंगे। प्राइवेट एपीएमसी स्टैब्लिश होने का मतलब ये है कि ये जो आड़तियों वाली व्यवस्था है, ये वाली जो व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब किसान जो है उनका डायरेक्ट संबंध किससे हो जाएगा, जो प्राइवेट कंपनी है, उनके जो मालिक है उनसे, यानी कि प्राइवेट लोगों से डायरेक्ट उनका संपर्क हो जाएगा। तो बीच में ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इससे किसानों को फायदा होगा, हाँ काफ़ी हद तक फायदा होगा किसानों को, क्योंकि बीच में जब ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो उनका कहना ये है कि किसान जो है अपनी फसल, अपनी जो पैदावार है वो डायरेक्ट किसको बेच देगा, किसी कंपनी वालों को। अभी कंपनी वाला डायरेक्ट अपने आप तो मंडी में आकर बैठेगा नहीं, क्या करेगा, अपने वर्कर्स को बिठा देगा, यानी कि अपने लोगों को मंडी में बिठा देगा। वो हो गया कि प्राइवेट एपीएमसीज की स्टैब्लिशमेंट। तो सरकार के अकॉर्डिंग ये चीज़ अच्छी है। क्यों अच्छी है, और ये चीज़ अच्छी है क्यों, क्योंकि मिडिल मैन की व्यवस्था थोड़ी समाप्त हो जाएगी, जिससे किसानों को फायदा हो सकता है। लेकिन किसानों का पक्ष ये है कि यहाँ पर मिडिल मैन की व्यवस्था तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शुरुआत में तो क्या होगा कि ट्रेडर्स जो है हमें अच्छा रेट देंगे हमारी फसल का, 20 रुपये किलो। यहाँ पर मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे 20 रुपये किलो आलू चल रहा है तो 18 रुपये किलो में वो खरीद रहा है, जो आड़ती होंगे वो 18 रुपये किलो में खरीद रहे हैं, 19 रुपये किलो में खरीद रहे हैं, ऐसे खरीद रहे हैं। लेकिन तो धीरे धीरे शुरुआत में क्या होगा कि ट्रेडर्स जो है वो अच्छा रुपया देंगे, मुनाफा कमाएंगे किसान। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका किसानों को लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये जो है हमें फायदा नहीं पहुंचाएगा, और धीरे धीरे सरकार क्या कर देगी, इन एपीएमसीज को, ये जो आड़तियों वाली एपीएमसीज है, यानी कि सरकारी जो है ये लाइसेंस वाली, इसको क्या कर देगी, ये बंद कर देगी। क्यों, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस का खर्चा जाएगा। अब सब जब उधर चले जाएंगे या लोकल मार्केट में इस पर जाएंगे तो इनकी मेंटेनेंस का खर्चा तो बेकार जाएगा, सरकार पर बर्डन पड़ेगा इसका, तो सरकार क्या कर देगी, उसको बंद कर देगी। ऐसा किसानों का मानना है। और सरकार का मानना यह है कि मिडिल मैन की व्यवस्था समाप्त होने से यहाँ पर किसानों को फायदा होगा। तो दोनों का अपना अपना पक्ष है।
ये बात आती है इसकी। तीसरी व्यवस्था जो आती है वो व्यवस्था है कि किसान क्या कर सकते हैं, एमएसपी पर अपनी फसल को बेच सकता है। एमएसपी क्या होता है, एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अर्थात जो किसान है उस किसान की जो कॉस्ट प्राइस, उसने किसी फसल को लगाने के लिए जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, जैसे वो बीज लेकर आया तो वो उसकी कॉस्ट लग रही है, फिर उसका वर्कर्स अगर उसने लगा रखे हैं वो सब उसकी कॉस्ट, तो जो कॉस्ट प्राइस है उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है। उस कॉस्ट प्राइस में क्या जोड़ दिया जाता है, प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है और एक न्यूनतम मूल्य बना दिया जाता है। उस न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान को मिलना चाहिए उसकी फसल का, उसको बोलते हैं हम एमएसपी। यानी कि किसान ने जो भी अपनी फसल पैदा करी है उसमें प्रॉफिट जोड़कर जितना रुपया किसान को मिलना चाहिए उसको बोला जाता है एमएसपी। तो सरकार की ये जो एमएसपी है ये कृषि मंत्रालय का एक आयोग जो है वो लागू करता है, यानी कि वो डिक्लेयर करता है एमएसपी कितनी होनी चाहिए। और देश में 23 फसलें ऐसी हैं जिन पर एमएसपी क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, यानी कि निर्धारित किया जाता है। लेकिन उनमें से, इन 23 फसलों में से भी केवल 2 से 3 फसलें ही ऐसी हैं जो एमएसपी रेट पर बिकती हैं, यानी कि सरकार के द्वारा निर्धारित जो रेट है, जैसे कि गेहूं का एमएसपी 1925 रुपये अगर प्रति क्विंटल है, यानी कि 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वो गेहूं बिकना चाहिए एमएसपी पर, तो केवल ऐसी 2 से 3 ही फसलें हैं जो उस एमएसपी पर बिकती हैं। बाकी फसलें कैसे बिकती हैं, बाकी फसलें या तो ये एपीएमसीज में जाकर मार्केट प्राइस पर या फिर लोकल, क्योंकि केवल देश के 6% किसान ही हैं जो उस एमएसपी का लाभ ले पाते हैं। अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ केवल 6% किसान ही ले पाते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पेच है। किसान कह रहे हैं कि सरकार क्या करेगी, धीरे धीरे एमएसपी बंद कर देगी, जबकि सरकार का रुख बहुत स्पष्ट है कि वो जो है एमएसपी की व्यवस्था को समाप्त नहीं करेगी। हालांकि सरकार के द्वारा इसे कानून में कहीं पर भी बिल में मेंशन नहीं किया गया है कि वो व्यवस्था समाप्त नहीं करेगी। अगर वो मेंशन कर देती तो इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं होता, इतना मुद्दा नहीं उठता। लेकिन पता नहीं सरकार ने क्यों मेंशन नहीं किया, वो तो अब बात की बात है। फिलहाल ये होता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 23 लगभग क्रॉपों पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें से 2 पर मिलता है और केवल 6% किसान ही इसका लाभ ले पाते हैं। एक मुद्दा ये भी है जो पहले बिल में। दूसरा जो बिल है वो है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक, अर्थात द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, जिसको शॉर्ट में अगर बोलना चाहें तो हम बोल देंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए बिल्कुल तो हम बोल देंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि आपको इतना रुपया मिलना ही मिलना है आपकी फसल का। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि ये जो है प्राइवेट हो जाएगा, यानी कि कोई प्राइवेट जो ट्रेडर्स है, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी है आटा की, दाल की, इस तरीके की, और मैंने क्या कर लिया, बड़ी कंपनी है मेरी और मुझे बिस्किट की है, मुझे क्या चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि एक गांव के जितने भी किसान हैं उन सबसे क्या कर लेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि आप जो हो केवल गेहूँ उगाओ यहाँ पर और जो हो गेहूँ हमें दो। और खेती उगने से पहले ही हम क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि जो है 2000 रुपये या 2200 रुपये जितना भी पर क्विंटल के हिसाब से हमने क्या कर दिया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि इतने हिसाब से ही आप हमें दोगे। ये हो गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब उस टाइम बाजार का भाव जितना भी हो, बाजार में अगर 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है तब भी किसान को कितने में, 2200 में ही देना पड़ेगा। और बाजार में अगर जो है 1800 हो गया तब भी किसान को 2200 ही देना पड़ेगा। तो एक हाथ में उसका फायदा भी, एक हाथ में नुकसान भी है। जहाँ तक है ये ठीक लग रहा है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, लेकिन इसमें ये एश्योर नहीं किया गया सरकार के द्वारा, ये चीज़ इसमें नहीं बताई गई है कि जब ये होगा, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई दिक्कत आएगी, मान लीजिए कंपनी वाले ने तो कह दिया कि हम 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको रुपए देंगे, आप हमें देना, लेकिन जब किसान अपनी फसल लेकर जाए तो वो कह दे कि नहीं, बात तो 2000 की हुई थी, या हम तो 2000 ही देंगे, लेना है तो लो, इस तरीके से। तो इस बात में भी थोड़ा सा रुख स्पष्ट नहीं है। तीसरा जो आता है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इसमें बात की गई है, इसमें कहा गया है कि अब जो हो आप अनावश्यक, आप क्या करोगे, भंडारण में छूट दी गई है कि आप क्या कर सकते हो, कितना भी सामान जो है वो भंडारण कर सकते हो, यानी कि आप कितना भी सामान जो है वो इकट्ठा करके रख सकते हो। 1955 में क्या किया गया था, ये लागू किया गया था कि आप युद्ध आपात को मतलब जो हो आप भंडारण नहीं कर सकते आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का। लेकिन अब 2020 में इसमें क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया है, और संशोधन करके ये वापस ले आए हैं कि आप जो है आवश्यकता से अधिक कितना भी भंडारण कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अब इसमें किसान भी भंडारण कर सकता है। आप बताइए किसान कैसे भंडारण करेगा, मान लीजिए वो आलू उगाता है, अब वो
आलू या प्याज, तो वो भंडारण कर लेगी। अभी तो मार्केट प्राइस 10 रुपये किलो मिल रहा है, जब 20 रुपये किलो हो जाएगा तब मैं इसे बेचूंगा। तो भंडारण करके कहाँ रखेगा, अपनी फसल उगाएगा या भंडारण। या अगर कंपनी वाले लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो भी भंडारण कर सकते हैं। तेल का भंडारण कर लीजिए मान लीजिए, और कह रहे हैं कि तेल नहीं है, तेल नहीं है, तेल नहीं है, प्राइस क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। जब प्राइस ऊपर जाएंगे तब वो तेल फिर बेचना शुरू करेंगे और उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस तरीके से कालाबाजारी भी इसमें बढ़ सकती है, जो इस बिल में आया। तो इस तरीके से 3 बिल लाए गए हैं। पहला है वन नेशन वन मार्केट, एपीएमसी एमएसपी से रिलेटेड की। किसान कह रहे हैं एपीएमसी खत्म कर दी जाएंगी, सरकार कह रही है नहीं करेंगे। किसान कह रहे हैं एमएसपी खत्म कर दी जा सकती है, सरकार कह रही है नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं भी बिल में स्पष्ट नहीं किया। अगर बिल में स्पष्ट कर दें ये बात तो इतना विरोध ना हो। और एक बात यहाँ पर यह जो इन्हें करनी चाहिए, जो हमें लगता है कि सरकार को करनी चाहिए, कि एमएसपी जो है वो एपीएमसी के अंदर भी आपको लागू कर देना चाहिए। अर्थात जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो भी किसान से, मान लीजिए कि गेहूं की एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 20 रुपये किलो है, किलो के हिसाब से देखो कि 20 रुपये किलो से नीचे नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो ट्रेडर बैठा है वो भी किसान से 20 रुपये किलो से नीचे ना ले सके, यानी कि 18 रुपये किलो या 16 रुपये किलो में ना ले सके। इतना तो उसे देना ही देना है, बाकी जैसा मार्केट का प्राइस है उस अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी सरकार को इस दिशा में ध्यान रखना चाहिए। बाकी कैसे क्या चल रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। और अगर कोई सुझाव हो, आपको क्या लगता है इस बिल के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।